वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एसटेट का पेपर बहुत ही पास आ गया है, यानी कि 11-12 दिसंबर को 11-12 जनवरी को आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, हमारी जो ये एसटेट की टीजीटी और पीजीटी के लिए जो साइकोलॉजी की सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप इसको कर रहे हो तो आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एसटेट में काम नहीं चलता, बहुत सारे फैक्ट भी आते हैं। लेकिन वही चीज़ें आपका पढ़ने का फ़ायदा जो पेपर में पूछी जा रही हैं, और यहाँ से आप कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे अपने, कुछ 4-5 क्वेश्चन ये तो होते ही हैं सिंपल, जो ईजी होते हैं, वो तो आप वहाँ भी कर ही दोगे। लेकिन कुछ नया भी आप सीख रहे होंगे, आपको पता चला होगा किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आ रहा है। अभी तक जो मैंने एनालाइज किया है वो ये किया है कि एक तो जो ये है अपने पास जो थॉर्नडाइक के प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है। एक अपने पास ये आ रहा है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक है या सब्जेक्टिव टेक्निक है, उससे आ रहा है। एक फ्रॉइड से आ रहा है, सिग्मंड फ्रॉइड से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और एक तुमने देखा होगा कि वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट है, वहाँ से आ रहा है। दो क्वेश्चन तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस ले जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन प्याजे का आ रहा है, एक क्वेश्चन वाइगोस्की का आ रहा है, वाइगोस्की प्याजे। और कौन किस से आ रहा है, और पैवलो से आ रहा है। क्लासिकल कंडीशनिंग का बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन तो है जो फिक्स हैं, जो आ ही रहे हैं, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है तो ये टॉपिक तो, हाँ, एक इरिक्शन की थ्योरी से हर बार आ रहा है, तो ये इरिक्शन की थ्योरी को, इन सबको तो अच्छे से पढ़ लो। सिर्फ यही टॉपिक पढ़ लो, इसी में आपको जो 4-5 नंबर, जिसके 20 बन रहे हैं ना नंबर, जिसके 20 नंबर आ रहे हैं ना, वो 24-25 तक आराम से पहुंच जाएगा। इसे वही 4-5 क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। इरेक्शन की थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ते हो, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। या फिर आप क्या नहीं पढ़ते हो कि जो टेस्ट है, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो सॉरी पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो जिसके अंदर ये आता है कि वो प्रोजेक्टिव टेक्निक है या सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आप वो नहीं पढ़ते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस शायद ही पढ़ा होगा, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, वहाँ क्वेश्चन के टाइप का नहीं पढ़ा। जो मैंने आज सुबह जो क्लास ली थी उसमें मैंने पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस बताया था, अगर वो आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो पिछली वीडियो दोबारा चला लो और लिख लो अपना। वो मैंने इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया, अदरवाइज मैं क्यों बताऊंगी। आपको भी पता ही है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं बिना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है वो कभी भी डिस्कस ही नहीं करती। ठीक है, एक तुम्हें थॉर्नडाइक की जो है, थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज कौन कौन से हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक जो किससे आ रहा था, हाँ, एक आ रहा है वर्बल टेस्ट है या नॉन वर्बल टेस्ट है, वहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। तो इन चीज़ों को क्या है, अगर आप बार बार वही गलतियाँ कर रहे हो तो इसका मतलब तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना करने का। तो जिस टॉपिक पे गलतियाँ हो रही हैं उसको तो पढ़ो ना भाई, कम से कम। ठीक है, चलो करते हैं फिर स्टार्ट आज का। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। यानी कि ये कह रहा है प्राइमरी लॉ कौन सा नहीं है, यानी कि मेन लॉ नहीं है। मेन लॉ का मतलब होता है प्राइमरी लॉज कौन सा नहीं है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेंस, ये तीन ही तो लॉ है। देखो, मैंने 3 पेपरों में आए हुए हैं। एक में पूछा हुआ था, वही घोड़े का एग्जाम्पल दे रखा था कि लॉ ऑफ रेडिनेंस क्या होता है। एक में पूछा हुआ था कि जो एक था लॉ ऑफ, इसका एक्सरसाइज के 2 थे, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज, तो ये पूछा था लॉ ऑफ यूज किसका है। एक में आया हुआ था इन दोनों में से, इनमें से सेकेंडरी लॉज कौन सा, यही क्वेश्चन सेम आया हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक। ठीक है, शायद हमने 7 पेपर किए हैं, 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, तो और क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है वो फर्स्ट है, इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये लो, ये आ गया भाई। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था मेयर एंड सोल्वे ने। मेयर एंड सोल्वे ने, मैंने सिर्फ सोल्वे का नाम बताया था, लेकिन मेयर एंड सोल्वे एक ही ऑप्शन में है, तो मेयर एंड सोल्वे ने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और यहीं पे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस में ये भी बताया था कि वॉटसन ने एक बच्चे में 3 तरह के इमोशंस डाले थे, फियर, एंगर और लव। ठीक है, ये भी बताया था मैंने। इमोशनल इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन आपस में क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, ये चीज़ भी मैंने बताई है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसने ये अब लिख लो अगर नहीं लिख रखा है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड फाइंड आउट द रूट क्योज हीज हर लर्निंग डेफिशिएंसी। ठीक है, चलो हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता
के मूल कारणों के जानने का प्रयास पर आधारित है। कौन सी करेंगे आप अगर इंडिविजुअलाइज को आपको मेजर करना है कि उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही, तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअलाइज्ड करोगे, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, यानी कि इंडिविजुअल को अलग अलग क्या दोगे, अलग अलग मेजर करोगे, अलग अलग देखोगे कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो अगर कोई भी बच्चा डिसेबल्ड है तो हर बच्चे को क्या करोगे आप, इंडिविजुअल को अलग अलग, क्योंकि हर बच्चे क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये सबसे बेस्ट होता है किसी की भी मतलब लर्निंग को मेजर करने के लिए, चाहे वो लर्निंग डेफिशिएंसी मेजर करना हो या आपको ये पता लगाना हो उसको लर्निंग में कहाँ दिक्कत आ रही, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या फिर क्या हो, या फिर डिसेबल्ड चाइल्ड हो, कैसा भी बच्चा हो, ये अप्रोच सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लुप्त अधिगम यानी कि लेटेंट लर्निंग जो होती है, लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई, ये टोलमैन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेटेंट लर्निंग के बारे में किसने बताया था, टोलमैन ने बताया था, तो ये अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। फिर आता है प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, प्रकार्यवाद के, मैंने ये बता दिया क्या, ये पेपर 2020 का है भाई, टीजीटी का 2020 का पेपर है ये। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, प्रपाउंडर ऑफ द फंक्शनलिज्म के थे विलियम जेम्स, और अगर ये जेबी वॉटसन किसके थे, ये स्ट्रक्चरलिज्म के ये थे, और फंक्शनलिज्म के कौन थे, विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स ने बिल्कुल इनके अपोजिट काम किया था जेबी वॉटसन के। ठीक है, ये बिहेवियरिस्टिक थे और ये फंक्शंस के बारे में बताते थे और इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और सबसे पहला जो मेथड दिया था वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था, जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द इनेट मोटिव, इनेट मोटिव कौन सा होता है, अपने पास भूख जो होता है वो क्या होता है, इनेट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये जो होता है ये अपने पास जन्मजात होता है, और ये सारे के सारे पर्यावरण से एक्वायर किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा वो अपने पास भूख प्यास जो भी ये होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, इनेट होते हैं, यानी कि जन्मजात होते हैं। ठीक है, भूख प्यास आ जाए तो ये अपने पास होते हैं इनेट। ठीक है भाई, चलो इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था, चलो भाई, इन विच स्टेज, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेज दैट अकर इन द चाइल्ड बॉडी स्टार्ट टू अपीयर, ये कह रखा है कि स्टार्ट हो जाते हैं, कब स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी में। ठीक है भाई, किस में होते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस अक्कर करने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, भी क्लासिकल कंडीशनिंग के बहुत सारे नाम हैं, इसका आएगा टाइप एस कंडीशनिंग, इसको एस एस अब लिख लो, लिखना है तो इसको एस एस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, ये इवान पेवलो ने दी थी। इवान पेवलो को कहाँ के थे, इवान पेवलो रसिया के साइकोलॉजिस्ट थे, 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, और इसका नाम ये भी होता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं, एस एस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, एस कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं इसको, और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इवान पेवलो ने दी थी, ये इसके नाम है। ठीक है भाई, एक और भी है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कॉन्ट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, कंडीशनिंग भी कहते हैं, एस एस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, एस कंडीशनिंग भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि व्हाट इज द ग्रुप गिवन बाय द इरेक्शन, देखो आ रहा है इरेक्शन का, फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेज इन्फ्योरिटी, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सी स्टेज होती है, ये 4th नंबर की स्टेज होती है, और पहली 18 महीने के लिए होती है, 18 मंथ के लिए होती है। सेकंड कितनी होती है, सेकंड होती है 18 मंथ टू 3 ईयर तक। नेक्स्ट होती है 3 ईयर टू 6, यानी कि ये अपने पास सेकंड स्टेज है, ये अपने पास थर्ड स्टेज है, ये अपने पास फोर्थ स्टेज है, ये अपने पास 5th स्टेज है। तो अपने पास 4th स्टेज जो रहेगी वही पूछी है, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फ्योरिटी होती है, 6 से 11 साल के बच्चों के लिए होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ द फॉलोइंग
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पैटर्न होती है बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ प्रीसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, उल्टा लिखा हुआ जर्नल टू स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नोट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द थॉट्स ऑफ द स्कूल इन द साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ये कहता है जो थॉट्स ऑफ द स्कूल हैं इन द साइकोलॉजी उनको ब्लैक बॉक्स थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी कैसी है, जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी है ये थ्योरी कैसी है, व्यवहारवाद से है, संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है या गेस्टाल्टवाद है, कैसी है भाई ये जो थ्योरी है ये कैसी है, ये बिहेवियरिज्म पे होती है। किस पे होती है, बिहेवियरिज्म पे। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेंटल हेल्थ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। एबिलिटी टू एडजस्ट है, इमोशनल मैच्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनटॉलरेंस है, तो इसका मतलब वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, नहीं पूछा हुआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तुम्हें भी पता है ये रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्केल 1। ठीक है भाई, स्केल 1 कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट वाज प्रिपेयर्ड फॉर होम, मतलब किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, देखो ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, एक बार पूछा हुआ है ये कैसा टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है। ठीक है, एक बार पूछा हुआ था कि ये परफॉर्मेंस टेस्ट है या वर्बल टेस्ट है। अब तुम्हें पता है नॉन वर्बल को ही क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस बोलते हैं, ये परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। ठीक है, और कैसा होता है, ग्रुप होता है, 2 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप, लेकिन ये ग्रुप होता है और कैसा होता है, नॉन वर्बल होता है। ये स्केल 1 के लिए पूछ रखा है, ये 4 तरह से होता है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और स्केल 4। जो पहला होता है स्केल 1 वो होता है 4 से 8 साल के बच्चों के लिए, ये होता है 8 से 14 साल के बच्चों के लिए, ये 14 से ऊपर के होते हैं दोनों के दोनों, तो ये तो पूछे नहीं जाते, इनमें ही पूछता है। तो इसने स्केल 1 पूछा तो 4 से 8 साल देख लो, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका मिला था ग्रेस मार्क्स। तो 4 से 8, अगर स्केल 2 पूछता तो इनमें से ऑप्शन लगाना होता तो हम ऑप्शन 1 लगा देते, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए तो तुम ऑप्शन 1 के साथ चले जाना, लेकिन इसमें सबको 1 मार्क्स मिला था, इसका आएगा 4 से 8 साल। लेकिन अगर स्केल 2 लिख देता यहीं पे तो इसका आंसर ये हो जाता, वैसे एग्जैक्ट पूछो तो 8 से 14 होता है। ठीक है भाई, तो इसका इसमें स्टार, इसके अंदर सबको मार्क्स मिला था भाई। ठीक है, इसको क्या मिला था, मार्क्स मिला था, सबको 1 नंबर मिला था, स्केल 1 पूछा हुआ था, किसी भी ऑप्शन में नहीं था, 4 से 8 इसका आना था ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। ठीक है, सबसे पहले इंसाइट, फिर प्रिपरेशन, फिर अपने पास क्या होता है, प्रीपाक, फिर सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो करेक्ट होगा क्या, नहीं गलत है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। सबसे पहले क्या होती है, तैयारी होती है, सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में होती है वेरिफिकेशन, सबसे पहले होती है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। ठीक है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 ही करेक्ट है, डाउट मत करना, 3 ही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद द अपोरेंट कंडीशनिंग। अपोरेंट कंडीशनिंग में क्या नहीं होता भाई, अपोरेंट कंडीशनिंग में इनसाइट की बात नहीं होती, इनसाइट की बात कौन करते हैं, गेस्टाल्ट बात ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 नोट पूछा हुआ है, रीइंफोर्समेंट की बात होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात होती है और विलोपन की बात होती है, और ये बात ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है वो इंट्रोड्यूस द लर्निंग डिसेबिलिटी। भी सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी किसने दी थी, ये सैमुअल किर्क ने दी थी। लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड किसने यूज किया था, सैमुअल किर्क ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट सपोर्टर ऑफ व्यूज अबाउट द साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, यानी कि कौन से साइकोलॉजिस्ट इनमें से नहीं मानते कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। प्लूटो कहता है, बिल्कुल कहता है, अरस्तु और डेकार्टे कहता है, लेकिन वुंट नहीं कहता। वॉटसन कहता है कि वो आत्मा का विज्ञान होता है, वुंट कहता है कि वो मन का विज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज ए स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी, रीबर्थ एक्सेट्रा। पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया
जाता है। किस में किया जाता है भाई? ये पैरासाइकोलॉजी के अंदर किया जाता है, अति इंद्रिय मनोविज्ञान के अंदर होता है। जब भी अपने पास रीबर्थ पुनर्जन्म वगैरह की बात होती है तो ये पैरा साइकोलॉजी के अंदर होता है, यानी कि अतीत इंद्रिय मनोविज्ञान के अंदर होता है। ठीक है, अति इंद्रिय मनोविज्ञान के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लग रहे हैं ना नए हैं क्वेश्चन, लेकिन नए नहीं है, आपने ये टॉपिक पढ़े ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि पहले सिलेबस कुछ और था, यही सिलेबस था और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेज चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड गेटिंग, देखो क्या कह रखा है? हाइपोथेसिस। ठीक है भाई, तो कौन सी होगी? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगाएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 11 से 15 हो जाएगा, 4 स्टेज हो जाएगी, फॉर्मल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग साइकोलॉजी स्टडी अबाउट द मैन थिंकिंग मेमोरी लैंग्वेज। अगर जहाँ पे मेमोरी जो मैन है वो थिंकिंग मेमोरी लैंग्वेज और परसेप्शन कहाँ होते हैं? कोग्निशन के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी गिवन बाय द क्रेशमर। क्रेशमर ने किसको नहीं दिया है? ठीक है, क्रेशमर ने किसको नहीं दिया? एथलेटिक के बारे में बिल्कुल बताता है, अस्थेनिक बिल्कुल बताता है, और वो पिकनिक टाइप जो गोलाकाय होते हैं उसके बारे में भी बताता है, लेकिन किसके बारे में नहीं बताता? वो एस्थेटिक के बारे में नहीं बताता, कलात्मक के बारे में नहीं बताता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा है कि व्हाट इज द ग्रुप फॉर द मोरल डेवलपमेंट स्टेज। भाई पियाजे ने दी थी दो स्टेज दी थी, हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी गिवन बाय जीन पियाजे। एक तो देखो उसने 2 स्टेज दी थी, एक तो हेट्रोनोमी और एक कौन सी दी थी? होमोनिम। होमोनिम और हेट्रोनिम, और हेट्रोनिम के 2 पार्ट बताए थे। ठीक है, एक तो अपने पास ये थी अपने पास हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी, और एक था हेट्रोनोमी कुछ और था, नाम पता नहीं। तो ये सेकंड वाली फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ये। वैसे तो 2 ही स्टेज थी, लेकिन जो हेट्रोनोमी थी उसके 2 पार्ट दिए थे, तो फर्स्ट का सेकंड है। पहली थी 0 से 5, ये वाली जो थी ये 0 से 5, और रेसिप्रोसिटी वाली थी 5 से 8। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट, 5 से 8, और 8 से आगे आगे जो हो गई वो कौन सी थी? वो होमोनोमी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। ठीक है, ये कहता है कोई लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन है तो उसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती? डिसेबल्ड चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती? वो प्रत्यक्षीकरण प्रभावित नहीं हो सकता, यानी कि परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस नहीं होती, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन हो सकता है, और इम्पल्सिविटी हो सकती है। लेकिन ये जो होता है परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, ये नहीं हो सकता लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अंदर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स ये नहीं है, यानी कि परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बस पूछने का वे चेंज हो गया। वहाँ पे पूछा हुआ था व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ द सवर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा गंभीर मानसिक मध्यता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि पूछ रहा, उसके अंदर पूछा था जो मिडल होते हैं, यानी कि जो मतलब मध्य रूप से मानसिक मध्यता है, उसके लिए था 36 से 51। लेकिन अगर गंभीर रूप से है तो वो तो 20 से 35 के बीच में आएगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। उसमें 36 से 51 था, क्योंकि उसमें मिडल पूछा हुआ था, यानी कि मध्य रूप से मेंटली रिटार्डेड है। लेकिन इसमें तो पूछा है गंभीर रूप से मेंटली रिटार्डेड है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन नंबर 25, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट डेवलप टूवर्ड सेम सेक्सुअल ग्रुप। अब क्या कह रखा है कि विकास की कौन सी अवस्था में समान लैंगिकों के साथ रुचि और मित्रता विकसित होती है? भाई ये तो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। अर्ली चाइल्डहुड कब होता है? 10 से 12 साल में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनट भाई, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग नहीं है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, क्रिएटिव होता है और इवेल्वेटिक होते हैं, लेकिन सवलीन चिंतन इसका नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग है तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट है, क्रिएटिव है बच्चा, इंटेलिजेंट होता है, गिफ्टेड होता है रियलिस्टिक थिंकिंग के अंदर। लेकिन जो ये 4th ऑप्शन है सवलीन चिंतन नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 में आएगा आउट ऑफ द फ्लोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वाज नॉट सपोर्टर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का सपोर्टर कौन नहीं है? पता है मैस्लोव है, रोजर है, लेकिन पता नहीं हमें ये है कि नहीं, हमें ये पक्का पता फ्रॉइड नहीं है, क्योंकि फ्रॉइड ने क्या कहा था? फ्रॉइड तो कौन सी कहता है? साइको एनालिटिकल थ्योरी देता है वो तो, और साइको सोशल थ्योरी देता है।
ठीक है ना, तो वो तो बात ही नहीं करता ना ह्यूमनिस्टिक की, ह्यूमनिस्टिक का तो वो मानता ही नहीं है, ठीक है, वो तो सेक्सुअल थ्योरी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा इसका करेक्ट, क्योंकि नहीं पूछा हमें फ्रॉइड का श्योर है तो फ्रॉइड आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो उसमें फंक्शनलिज्म पूछा हुआ था, किसने दिया, अब पूछ रखा है कि स्ट्रक्चरलिज्म के प्रवर्तक कौन है, प्रोपाउंडर कौन है भाई स्ट्रक्चरलिज्म के, विलियम कौन है, विलियम वुंट कौन है, विलियम वुंट जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। वहाँ पे कौन थे, विलियम जेम्स थे, वो फंक्शनलिज्म के पूछे हुए थे, फंक्शनलिज्म के कौन थे, विलियम जेम्स थे, और विलियम वुंट किसके हैं, स्ट्रक्चरलिज्म के हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, शायद मैंने वहाँ पे वॉटसन बता दिया था, आई एम सॉरी भाई, वहाँ पे मैंने गलती से वॉटसन बता दिया, लेकिन वॉटसन नहीं, विलियम वुंट है जो स्ट्रक्चरलिज्म के हैं, और विलियम जेम्स जो है वो फंक्शनलिज्म के, दोनों अपोजिट थे, लेकिन ये पक्का सही है कि सबसे पुराना मेथड इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही है, ठीक है। मोटिवेशन नॉट रिलेटेड विद मोटिवेशन साइकिल, नीड था, ड्राइव था, और इमोशंस की बात वहाँ पे नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा वो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट। ये कह रहा है अभिप्रेरणा से कौन सा नहीं है, इमोशंस तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है, लेकिन उससे मोटिवेशन का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन कोग्निशन से वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, कोग्निशन और इमोशंस तो वो आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भय का संवेग। देखो मैंने बताया था कि वॉटसन ने 3 क्या डाले थे, इमोशंस डाले थे, एक तो फियर था, और एक कौन सा था, एंगर था, और एक लव था। ये पूछ लिया क्वेश्चन, द इमोशन ऑफ द फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट, किस बेसिक इंस्टिंक्ट से जुड़ा होता है, वो एस्केप से जुड़ा होता है, यानी कि प्लायन से जुड़ा होता है, भय जो होता है वो एस्केप से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, आज ये अपना जो 2020 का मैंने पेपर करवा दिया साइकोलॉजी का, 2019 का और करवाना है आपका पेपर। और फिर मैं ये सोच रही हूँ एक दिन कि अगर मैं साइकोलॉजी के सारे के सारे पेपर एक मतलब मैराथन ले लूँ, और उस मैराथन में हम सारे क्वेश्चन कर लें टीजीटी और पीजीटी के कंबाइन, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अब आप ये बताओ कि रिवीजन करना चाहते हो, अगर रिवीजन करना चाहते हो तो हम एक दिन पूरी क्लास ले लेते हैं, कि जितने की भी होगी वो 2 घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी, या 4 घंटे की होगी। उसमें हम क्या करेंगे, टीजीटी पीजीटी के जितने भी हमने पेपर किए हैं उन सारे पेपर का एक बार रिकैप ले लेंगे, और फिर वहाँ से तुम्हें बताना है कि तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब उससे ये नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो आपने कर लिए हैं, ये चीज़ तो पक्का है, क्योंकि उसमें अब आप रोज़ अगर कर रहे हो तो फिर इकट्ठे करोगे उस दिन कर पाओगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा, वहाँ से ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं, और हमने पढ़ने के बाद भी उन टॉपिक्स में हम फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन की क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर आपको, ठीक है। और वही कॉपी पर लिखते जाओ, फिर साथ साथ में जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है 2 पेज ले लेना, 2 पेज में अपने साथ साथ में लिखते जाना कि हमने ये, क्योंकि अगर पूरा करेंगे हम टीजीटी और पीजीटी के सारे पेपर एक साथ करेंगे तो उससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन, अब जैसे मैं बताती हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वहाँ तुम्हें एक ही दिन कर रहे हो, एक ही टाइम पे कर रहे हो, तो तुम्हें ये हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा आ रही है। आप एक काम करना, 3-4 थ्योरी जो तुम्हें लग रहा है, अब हमने पेपर किए है कि ये थ्योरी रिपीट हो रही है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, और उन थ्योरी को तुमने पढ़ लिया, अब देखना कि कितनी क्लैरिटी है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं एक दिन, और आप कमेंट करके बताना, बाकी अगर कोई और आइडिया हो तो आप कोई और आइडिया देना कि नहीं हमें ये करना चाहिए, मैं उस पर भी सोचूंगी और हम उसी तरह करेंगे फिर, ठीक है। और एक भाई देखो, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, एस्टेट आपका है और मेहनत मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी मुझे और कुछ नहीं देना है, बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। जो भी घर में दोस्त जो भी मिले, आप चैनल को प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।